हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं DSSB जुलाई 2018 पीजीटी कॉमर्स फीमेल का पेपर। इस पेपर को हम दो पार्ट में करेंगे। आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा स्पीडली करेंगे, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे क्योंकि 200 क्वेश्चन कवर करने हैं। 100 आज के सेशन में कवर करेंगे तो इट टेक्स टाइम। तो मैं कोशिश करूंगी जितना चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हीं को सिर्फ बताऊं, बाकी सारी चीज़ें आपको ना बताऊं। सिर्फ मतलब मेरा मोटो ये है कि आपको आंसर की प्रोवाइड करना विद सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, ABC लिमिटेड इशूड 20,000 8% bond at rupees 10 each at par, which are redeemable after 5 years at a premium of 20%. The amount of loss on redemption of bond to be write off every year. बॉन्ड है 20,000 और एक बॉन्ड है 10 रुपीज का, तो टोटल कितनी वैल्यू होगी? 20,000 इंटू 10 मीन्स 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का 20% क्या है? प्रीमियम है। 2 लाख का 20% मीन्स 40,000। 40,000 प्रीमियम है और ये जो बॉन्ड है वो 5 ईयर में रिडीम होने हैं, यानी कि हमारे पास 5 साल है इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। डिवाइडेड बाय 5 8 जा 40, यानी कि ईच ईयर प्रॉफिट एंड लॉस से कितना चार्ज किया जाएगा? 8,000। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. The following information regarding a company is given. Equity share capital called up rupees 10 lakh, calls in area rupees 50,000, calls in advance 50,000, proposed dividend 10%. The amount of proposed dividend payable is. You have given called up capital, calls in area, calls in advance, and the question is asking about the proposed dividend. तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन पेड अप कैपिटल। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन पेड अप कैपिटल। सो फर्स्ट हियर वी कैलकुलेट पेड अप कैपिटल। योर कॉल्ड अप कैपिटल इज रुपीज 10 lakh and calls in arrear is 50,000. It means your paid up capital is 9,50,000. प्रपोज डिविडेंड इज 10%। 9,50,000 का आप 10% कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 95,000. सो प्रपोज डिविडेंड फॉर दिस सिचुएशन इज 95,000. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पेस्ट एनालिसिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ। पेस्ट एनालिसिस किसका एग्जामिनेशन है? इंटरनल माइक्रो इन्वायरमेंट, इंटरनल मैक्रो इन्वायरमेंट, external macro environment, external micro environment. First you have to understand the full form of pest. P for political, E for economical, S for social and T for technological. तो इसकी फुल फॉर्म से ही आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये क्या है? मैक्रो इन्वायरमेंट है सबसे पहली बात। अब बात हो रही है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। इट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट external macro environment. Option number 3 is the right answer. Moving on the next question. Question number 4. What is not a characteristics of a corporate social responsibility framework? इनमें से कौन सा corporate social responsibility का framework नहीं है? बिल्डिंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, हार्नेस डाइवर्सिटी, रिटेनिंग द स्टेटस क्यू। तो रिटेनिंग द स्टेटस क्यू जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है। हियर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट सीक्वेंस मैनेजर यूजुअली परफॉर्म देयर फंक्शन। मैनेजर कौन से सीक्वेंस में अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग। Option number 4 is the right answer. Moving on the next question.
क्वेश्चन नंबर 6. A loan due for repayment in 12 months. A loan repayable in 12-month time has now been included as a current liability. What will be the effect when this is corrected? एक 12 मंथ का लोन था, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, बट बाय मिस्टेक इसको कहाँ ले लिया, करंट लाइबिलिटी में. अगर इसको करेक्ट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, करंट लाइबिलिटी में गलती से लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है, यानी कि उस पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म लोन को क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी से माइनस. ठीक है, अब यहाँ पे सारे इफेक्ट आपको नेट करंट एसेट में दिए हैं. नेट करंट एसेट्स क्या होती है? नेट करंट एसेट्स होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है. लाइबिलिटी जब करंट लाइबिलिटी आपकी कम होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपका नेट करंट एसेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो देखते हैं कहाँ पे सेट करता है. इंक्रीज नेट एसेट्स, रिड्यूस नेट करंट एसेट्स, इंक्रीज नेट करंट एसेट्स, नो इफेक्ट ऑन नेट करंट एसेट्स. तो यहाँ पे इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, नेट करंट एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. और दूसरी चीज क्या हो सकती है, करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो क्या आंसर हो जाएगा, increase in net current assets. Option number 3 is the right answer. Question number 7. ABC Limited offered to public 10,000 shares for subscription. The company received application for 12,000 shares. If the shares are allotted on pro rata basis, then application for 12,000 shares are to be allotted as. कंपनी को शेयर इशू करने हैं 10,000, एप्लीकेशन आई है 12,000 की, और कंपनी इसको किस पे इशू कर रही है, प्रोराटा पे, यानी कि पूरे 12,000 शेयर होल्डरों को प्रोराटा बेस पे शेयर इशू कर रही है. तो प्रोराटा का क्या सिस्टम होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 12,000, यानी कि शेयर अलॉटेड अपॉन शेयर एप्लीकेशन. तो यहाँ पे क्या होगा, जिन लोगों ने 6 एप्लीकेशन दी है उनको कितने शेयर दे रहे हैं, 5, यानी कि 5 शेयर्स for every 6 shares applied. Option number 4 is the right answer. Clear? Moving on the next question, question number 8. A company issued 1,15% debenture at a discount of 5%, redeemable after 10 years at a premium of 10%. Loss on issue of debenture will be. Debentures को 5% डिस्काउंट पे इशू किया गया है, और इशू के टाइम पे ये सेट है कि इनको रिडीम किया जाएगा 10 ईयर के आफ्टर 10% प्रीमियम पर. तो 1 लाख का 5% डिस्काउंट, एक तो ये स्टार्टिंग में ही लॉस हो गया, 1 लाख का 5% क्या हो जाएगा, 5,000. और रिडम्पशन पे प्रीमियम पे रिडीम करना है, मीन्स ये 10% भी क्या है, लॉस है. 1 लाख का 10% 10,000. डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इशू 5,000 आ गया, प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 10,000 आ गया, यानी कि टोटल लॉस कितना हो रहा है, जो कि राइट ऑफ किया जाएगा इशू के टाइम पे ही 15,000, क्योंकि इशू के टाइम पे ही पता है कि इनको रिडीम किस पे करना है, प्रीमियम पे. तो हमें पता है, तो उसी को इशू की एंट्री में ही हम क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं उस लॉस को. तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Statutory audit of company account is compulsory. Statement 1 is correct. 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. Moving on the next question, question number 10. Question number 10. The rate at which currency can be bought or sold for immediate डिलीवरी इज. इमीडिएट डिलीवरी यानी कि ऑन द स्पॉट डिलीवरी करनी है, उसके लिए कौन सी एक्सचेंज रेट है, नाम से पता चलता है इमीडिएट मतलब ऑन द स्पॉट, तो उसके लिए क्या होगा, स्पॉट एक्सचेंज रेट. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 11. कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द सेम लेवल इन अ चेन ऑफ कमांड इज कॉल्ड. कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द सेम लेवल ऑफ चेन, यानी कि एक डिपार्टमेंट है और दूसरे डिपार्टमेंट है. सपोज एक डिपार्टमेंट का जो हेड है
दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर दूसरे डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Market segmentation is the identification of portion of the market that are. मार्केट सेगमेंटेशन में क्या करते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन में सिमिलैरिटीज के बेस पे मार्केट को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. अगर एक सेगमेंट की बात करते हैं तो एक सेगमेंट में सिमिलर यूनिट्स होती हैं, दूसरे सेगमेंट में सिमिलर यूनिट्स होती हैं, तीसरे सेगमेंट में सिमिलर एंड सो ऑन. लेकिन जो एक सेगमेंट है वो दूसरे सेगमेंट से क्या होता है? डिफरेंट. सपोज ये इस मार्केट में टारगेट किया गया है वुमेन्स को, इस मार्केट में टारगेट किया गया है चाइल्ड को, इस मार्केट में टारगेट किया गया है सीनियर सिटीजन को. तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के फीचर रखे गए हैं. क्लियर है? तो एक जो सेगमेंट है वो दूसरे सेगमेंट से क्या है? डिफरेंट है, अपोजिट है. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. ठीक है. Now moving on the next question, question number 13. Which among the following is not a component of planning? इनमें से कौन सा component planning का नहीं है? Compliances, procedure, policy, budget. Procedure, policy, budget तीनों के तीनों हैं. कौन सा नहीं है? Option number 1. Moving on the next question, question number 14. Question number 14. Select the option that is not an important source of internal finance. इनमें से कौन सा सोर्स इंटरनेशनल फाइनेंस का नहीं है? देखिए, जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यूरो करेंसी लोन है, यूरो बॉन्ड है. अगर इनमें से आपको ढूंढना होगा जो कि इंटरनेशनल लेवल पे यूज नहीं होता तो वो क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. बाकी के सारे इंटरनेशनल लेवल पे यूज होते हैं. डिपॉजिटरी, एडीआर, जीडीआर, वो सब चीजें होती हैं. यूरो करेंसी लोन भी इंटरनेशनल है और यूरो बॉन्ड भी इंटरनेशनल है. यूरो बॉन्ड उसी करेंसी में इशू होते हैं जिस कंट्री में इनको लॉन्च किया जाता है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. विच फीचर डज नॉट फ्रॉम वन ऑफ फ्यूल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा फीचर फ्यूल का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नहीं है? इनिशिएटिव है, स्प्रेड दी क्रॉप्स है, ऑर्डर है. कौन सा नहीं है? इंडिविजुअल. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. द व्यू दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसी ऑफ टू करेंसी इक्वल. दो करेंसी के बीच की एक्सचेंज रेट इक्वल है, इसके लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है उसको इक्वेट करने के लिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी. Option number 2 is the right answer. At what level of organization does a corporate manager operate? एक corporate manager किस लेवल पर ऑपरेट करेगा? corporate मतलब क्या है? जो ओवरऑल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की देख रहा है. तो वो कहाँ पे लाई करेगा? वो लाई करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे. क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Which of these is not the part of the challenge for manager at present? At present में इनमें से कौन सा मैनेजर के लिए चैलेंज नहीं है? माइक्रो मैनेजिंग द वर्क फोर्स इज नॉट द चैलेंज फॉर नाउअडेज. यानी कि छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करता है मैनेजर. कम्युनिकेशन को मैनेज करेगा, चेंजेस को मैनेज करेगा, मैनेजिंग द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजों को करेगा, लेकिन वो छोटी मोटी चीजों के लिए परवाह नहीं करता है. Micromanaging the workforce is not the challenge for manager. Question number 19. Bonds that are sold outside the country in whose currency they are denominated are called. अभी पीछे बताया यूरो बॉन्ड होते हैं जो जिस कंट्री में लॉन्च किए जाते हैं उसी करेंसी में ट्रेड होते हैं. Bonds that are sold outside the country in whose currency they are denominated are called euro bond. यानी कि option number 3 is the right answer. Clear? Moving on the next question, question number 20. Question number 20.
A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A's capital is 30,000, B's capital is 10,000. They admitted C and agreed to give 1/5 share of the profit to him. How much he should bring in towards his capital? तो ये केस है, जो नया पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर के बेस पे अपनी जो कैपिटल है उसको डिसाइड करता है. उसका सीधा सीधा फंडा था. ओल्ड कैपिटल पार्टनर, क्या तरीका होता था? ओल्ड कैपिटल पार्टनर है कितनी? 45,000. कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रिमेनिंग रेशियो. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होती थी? कैपिटल ऑफ रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर इनटू रिमेनिंग शेयर. नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए एंटर हुआ है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? 1 - 1/5 यानी कि 4/5. तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 4/5. ये रिमेनिंग शेयर है, लेकिन तरीका क्या होता था हमारा होता था कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर. तो इसको क्या लिख देंगे? 45,000 इंटू 5/4. ये आ गई कैपिटल ऑफ टोटल फर्म. तो टोटल फर्म की कैपिटल आ गई है. नए पार्टनर का शेयर निकालना है. नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5. 5 से 5 कैंसिल. इसको करेंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 11 2 15. ये गलती से शायद प्रिंटिंग एरर हो गया है. ये होगा 11 to 50. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 21. What is the term for the action in which manager analyze the current situation and then developed plan to accomplish its mission and achieve its goal? करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि करंट सिचुएशन में एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं ताकि जो मिशन है, गोल है, उसको अचीव किया जा सके. तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. हाउ इज फ्री कैश फ्लो कैलकुलेटेड? फ्री कैश फ्लो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? जिसको आप फ्रीली बिजनेस में यूज कर सकते हो. यानी कि आपको फ्रीली का मतलब है आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो हो चुका है, कैपिटल बस्टिंग हो चुकी है, उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है? फ्री कैश फ्लो. तो या फिर आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं. नॉर्मली सिनेरियो में अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फिर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कंसर्न में हम बात करते हैं कि अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आप कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस कर दें, अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस कर दें तो आपको क्या बन जाता है? आपको बन जाता है फ्री कैश फ्लो. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. फ्री कैश फ्लो क्या है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन नंबर 23. कम्युनिकेशन सर्व 4 मेजर फंक्शन विद इन अ ग्रुप. Which one is not a part of function? कम्युनिकेशन मेजर फंक्शन प्ले करता है विद इन अ ग्रुप. इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है? इंफॉर्मेशन, कंट्रोल, मोटिवेशन, नेगोशिएशन. तो कौन सा पार्ट नहीं है इसमें से? नेगोशिएशन. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. The introduction of Competition Act 2002 replaced with the following act. किसने रिप्लेस किया है कॉम्पिटिशन एक्ट को? इसने रिप्लेस किया है MRTP. ठीक है. और जो फेमा है, फेमा अभी करंटली फेमा है, इससे पहले क्या था? फेरा. अगर किसको रिप्लेस करके फेमा बना है तो वो फेरा को रिप्लेस करके बना है. क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. एडवर्टाइजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ. एडवर्टाइजमेंट कैसी स्ट्रेटेजी है? एडवर्टाइजमेंट है डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो कंपनी है वो कस्टमर को ये बताती है कि कैसे उनका प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन से डिफरेंट है
ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं या हाई प्राइस चार्ज करते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी फीचर्स मोर है एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, अगर मैं जनरली ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ जो कि स्ट्राइक करे आपके माइंड में, एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल का चीज़ें खरीदते हुए लोग प्राइस बोदर नहीं करते। लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा हम प्राइस देंगे उतने ही ज़्यादा हमको फीचर गेट होंगे। तो ये मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटेजी है, एडवर्टाइजमेंट की कौन सी स्ट्रेटेजी है, डिफ्रेंशिएटेड, यानी कि ऐड करके आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बता रहे हैं कस्टमर को, ताकि आप जो है अपने अकॉर्डिंग उससे प्राइस चार्ज कर सके। क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज द प्रोसेस वेयर वी एग्जामिन द एनवायरनमेंट टू रिकॉग्नाइज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम एनवायरनमेंट के फैक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो होती है स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द अफेक्टिंग द बिजनेस। कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम एनवायरनमेंट के फैक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो होती है स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज ऑन टू डू व्हाट यू आर। भी अपने आप को जब पहचान जाता है बंदा कि तुम क्या हो, बेस्ट एट, एंड लीव ऑल अदर नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज टू अदर प्लेयर्स। तो वो कौन सा फीचर्स है जिसमें बंदा अपने आप को पहचान जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइजेस ऑन टू डू व्हाट यू आर बेस्ट एट, यानी कि कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन आपके लिए बेस्ट है उसकी एक्टिविटी को सॉरी आई एम रिपीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज ऑन टू डू व्हाट यू आर बेस्ट एट, तुम किस पर बेस्ट हो, एंड लेबल ऑल अदर नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी टू अदर प्लेयर। जो बेस्ट एक्टिविटी है उसको करो, आप किस पे बेस्ट हो, और बाकी जो नॉन वैल्यू एक्टिविटी है उनको छोड़ दो। तो ये किस में आता है, ये आपका आता है अगर हम बात करें कोर कॉम्पिटेंस में। ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Moving on the next question, question number 28. The need to realize what we are and to develop to the fullest potential referred as. The need to realize what you are, वो need जिसमें आप अपने आप को पहचान जाते हो और अपने आप को फुली डेवलप्ड करते हो, वो कौन सी नीड है। ये मास्लोस की नीड के पार्ट ही हैं सारे, तो वो कौन सी नीड होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अ प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन ऑफ मार्केट इज टर्म एज। मार्केट को सब डिवाइडेड करना क्या कहलाता है, मार्केट सेगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, Who among the following is an internal user of accounting information? इनमें से कौन सा इंटरनल यूजर है, गवर्नमेंट एक्सटर्नल यूजर, मैनेजर इंटरनल यूजर, स्टॉक होल्डर एक्सटर्नल, सप्लायर एक्सटर्नल। तो इंटरनल कौन है, मैनेजर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच रेशियो अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो किसको बताती है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए यूज करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। रिटर्न ऑन एसेट भी आपकी सॉल्वेंसी से रिलेटेड होती है। करंट रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से रिलेटेड है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है। करंट रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड कौन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
द 4 P's ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट वाज गिवन बाय, 4 P's किसने दिए थे? मैककार्थी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स मैच द ऑर्गेनाइजेशन गोल। वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें ये चेक किया जाता है कि एम्प्लॉयज की जो एक्टिविटीज हैं एंड आउटपुट मैच द ऑर्गेनाइजेशन गोल, एक्टिविटीज और आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन गोल से मैच करते हैं, तो वो किसमें किया जाता है? वो किया जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फर्म आर गाइडेड बाय, फाइनेंशियल डिसीजन फर्म के किससे गाइड किए जाते हैं? रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, गैप की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द चेंज इन द शेयर होल्डर्स रिटर्न कोज्ड बाय चेंज इन द प्रॉफिट इज टर्न एज, प्रॉफिट में चेंज होने की वजह से जो शेयर होल्डर के रिटर्न में चेंज आता है वो किस तरह का आपका डिसीजन है, या इनमें से कौन सी टर्म उसको एक्सप्लेन करती है? फाइनेंशियल लिवरेज, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ऑपरेटिंग लिवरेज, प्रॉफिट प्लानिंग। तो वो कौन करता है? फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज से हमें पता चलता है कि प्रॉफिट में चेंज होने से शेयर होल्डर रिटर्न में क्या चेंज हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन डिड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में, लेकिन अब ये चेंज हो गया है, क्या हो गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बट आपको दोनों करके जाने हैं, 86 भी और 2019 भी, क्योंकि अभी जो पीजीटी कॉमर्स मेल का पेपर हुआ था उसमें से 1986 में से 3 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि ओल्ड वाला ही पूछा था, अपडेटेड नहीं पूछा था। बट आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको 1986 के अकॉर्डिंग भी फिगर करके जानी है और 2019 के अकॉर्डिंग भी। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, डैश इज द सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए अपने शेयर को सोल्ड करना क्या कहलाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट वो प्रोसेस है जहां पे गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग्स को किसको सोल्ड कर देती है? प्राइवेट प्लेयर्स को। क्वेश्चन नंबर 39, ए सिचुएशन इन विच अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एंड सुपरवाइजर मीट रेगुलरली टू डिस्कस द मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन इज कॉल्ड, वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉइज और सुपरवाइजर रेगुलरली मीट करते हैं और जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं? उसको बोलते हैं क्वालिटी सर्कल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डिटरमाइन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड, यानी कि आप कौन सी एसेट खरीदोगे, ये एक पर्टिकुलर एसेट खरीदनी चाहिए या इसका काम आउटसोर्सिंग से करा लेना चाहिए, तो ये जो डिसीजन है वो क्या है? इन्वेस्टिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना कैपिटल होगा, कितना लोन होगा, कितने डिबेंचर्स होंगे, वो डिसाइड करना क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है? डिविडेंड डिसीजन क्या होता है कि कितना प्रॉफिट का पोर्शन शेयर होल्डरों में डिवाइड किया जाएगा और कितना एज अ रिटेन अर्निंग शेयर होल्डर के पास रखा जाएगा, सॉरी कितना पोर्शन कंपनी के पास एज अ रिटेन अर्निंग कीप किया जाएगा। जीरो बेस्ड बस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ, जीरो बेस्ड बस्टिंग किस चीज की टेक्निक है? नाम से पता चल रहा है जीरो बेस्ड बस्टिंग क्या है? बस्टिंग की एक टेक्निक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, डैश इज द वैल्यू ऑफ कंपनी एंड ब्रांड नेम, कंपनी की वैल्यू और उसकी ब्रांड की वैल्यू जो है, ब्रांड नेम की वैल्यू क्या कहलाता है? ब्रांड इक्विटी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट
आंसर। Dash seeks to the impact and help the individual's communication for greater social need. Social goods, greater social goods. Communities for greater social good. Social good की बात आती है, वहाँ पे हम बात करते हैं social marketing. Social marketing seeks to impact and help the individuals or communities for greater social goods. Option number 1 is the right answer. Moving on the next question, question number 44. UNCTAD is the acronym of, यानी कि UNCTAD की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। और इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कोक्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ओनर्स इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड एज। इसके लिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन को मेमोराइज कर सकते हो। क्या होता है ओनर्स इक्विटी? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय जॉब एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। जो इंफॉर्मेशन जॉब एनालिसिस प्रोवाइड करता है, यूज्ड फॉर राइटिंग। क्या राइट करने के लिए उसका यूज किया जाता है? उसका यूज किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। सी, जॉब इवैल्यूएशन इज डन फॉर। जॉब इवैल्यूएशन किस लिए किया जाता है? टू फाइंड आउट द वर्थ ऑफ अ जॉब। एक जॉब की क्या वैल्यू है ये एक जानने के लिए क्या किया जाता है? जॉब इवैल्यूएशन। तो जॉब इवैल्यूएशन से क्या किया जाएगा? वेज डिटर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें CAPM मॉडल में आप बीटा का जो यूज करते हो, बीटा 0 लेते हो। बीटा इज ऑलवेज टेकन एज 1। कैलकुलेट करना पड़ता है बीटा, या बीटा की कोई जरूरत नहीं होती। CAPM में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में बीटा क्या होता है? एस्टिमेटेड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। The moral of employees is related to। एम्प्लॉयज का मोरल किससे रिलेटेड होता है? एम्प्लॉय का मोरल रिलेटेड होता है उनके एटीट्यूड से। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी विच यूजेस मार्केट शेयर प्राइसिंग। जो कंपनी मार्केट शेयर प्राइसिंग यूज करी, यानी कि मार्केट शेयर को बढ़ाना चाह रही है, कैप्चर करना चाह रही है मार्केट को, तो वो कैसी अप्रोच अप्लाई कर रही है? सेल्स ओरिएंटेड। उसका मोटो है सेल्स ओरिएंटेड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ईयर वाज फैक्ट्री एक्ट इनेक्टेड। फैक्ट्री एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1948 में। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 व्हेन। नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 के इक्वल कब होती है? व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अगर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल है, इट मीन्स एनपीवी क्या है? 0। इसलिए बोलते हैं IRR जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी है, यानी कि जो आपने कैपिटल ली है उसकी कॉस्ट को एटलीस्ट आपको कवर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 360 डिग्री अप्रोच इज रिलेटेड टू। 360 डिग्री अप्रोच किसकी है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। देखिए, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि प्रोडक्शन 0 है, सपोज फिक्स कॉस्ट है 50 लाख, तो प्रोडक्शन 0 है तब भी 50 लाख है,
प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो भी 50 लाख होगी, प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो भी 50 लाख होगी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा यूनिट में ये फिक्स कॉस्ट डिवाइड होगी, जितनी कम प्रोडक्शन होगी उतनी ही पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज की सिचुएशन है, इंक्रीज का मतलब है प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट में डिवाइड होगी, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिक्रीजेस। और अगर प्रोडक्शन डिक्रीजेस लिखा होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। Question number 56. When debt in the capital structure is increases, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट बढ़ जाते हैं तो क्या होगा। देखिए अगर आप इक्विटी की बात करते हैं तो सबसे महंगा जो सबसे कॉस्टली सोर्स है वो इक्विटी है, ठीक है, देन प्रेफरेंस शेयर है, देन चीपर कौन है, डेप्ट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर और डेप्ट पे जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है, तो सबसे कॉस्टली कौन है, इक्विटी। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट बढ़ जाएगा यानी कि चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस इंक्रीज हो जाएगा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक की IDI जो है एक पार्ट है, एक एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट है जो कि डेवलपिंग कंट्री को चीपर लोन प्रोवाइड करता है, तो इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। ब्रिक्स में नाम में ही सारी कंट्री के नेम है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखिए कहाँ पे है ये आपका, कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59। विच अमंग द फॉलोइंग गिव द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन का कंसेप्ट दिया था एल्टोन मायो ने, जिन्होंने हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट किया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। Question number 60. What are SDRs popularly known as? SDR का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट, जो IMF का है, इसको बोलते हैं पेपर गोल्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. A marketer of XYZ company is selling his ice cream in the market at rupees 20% more than its competitor price. Still, his sales are increasing. Now his aim is to maintain the same pricing. He enjoy which type of leadership? देखिए वो ऑलरेडी 20% ज़्यादा प्राइस पे बेच रहा है अपने कॉम्पिटिटर से, तो वो कौन सी लीडरशिप होल्ड कर रहा है, वो लीडरशिप होल्ड कर रहा है प्राइस लीडरशिप, यानी कि प्राइस ज़्यादा होने के बाद भी कॉम्पिटिटर उसके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। Who among the following gave the ट्रस्टीशिप अप्रोच। ट्रस्टीशिप अप्रोच किसने दी थी, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में ये दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई जो ओनर है उसको अपने आप को ट्रस्टी समझना चाहिए और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन रन करनी चाहिए फेथफुल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 63। हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच 2 फैक्टर। हर्जबर्ग की जो थ्योरी है वो हाइजीन एंड बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है। हाइजीन एंड हेल्थ भी बोल देते हैं, कई बार अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, मोटो सेम ही मतलब मीनिंग सेम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसीज आर गवर्न्ड बाय विच एक्ट। कौन करता है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
इससे पहले क्या था, फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको चेंज करके अब क्या बन गया, फेमा। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी क्या होती है, जो ट्रेड को हेल्प प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस ऑक्सिलरी एक्टिविटी है, माइनिंग इज नॉट ऑक्सिलरी एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, सिक्योरिटी विद मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन। जो सिक्योरिटी लेस देन 1 ईयर यानी कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है वो मनी मार्केट में ट्रेड होती है, और जो लॉन्ग रन है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म होती है कैपिटल मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 67, नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल वर गिवन बाय। नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल किसने दी थी, डेविड डुरन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, एडिंग न्यू फीचर्स टू अ प्रोडक्ट इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। प्रोडक्ट में नए नए फीचर ऐड करना क्या कहलाता है, प्रोडक्ट अप्रोच। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 is the right answer. Moving on the next question, question number 70. Performance appraisal is also called as. Performance appraisal को क्या कहते हैं, employee assessment भी कहते हैं। Option number 3 is the right answer. Which one of the following aspect is not covered by job analysis? Job analysis में कौन सा aspect covered नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन है, वर्किंग कंडीशन है, क्या नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, बिजनेस एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उनको 2 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ चैनल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड 1 और मोर रीसेलर। वो चैनल स्ट्रक्चर जिसमें 1 और मोर रीसेलर होते हैं उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, in finance the term working capital means capital assets, current assets minus current liability. Option number 3 is the right answer. Which of the following is an off the job training method? इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, लेक्चरशिप। जो लेक्चर है वो ऑफ द जॉब है, यानी कि 75 का आंसर हो जाएगा 3। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, who among the following give the theory of कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दी थी डेविड रिकार्डो। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, हाउथॉर्न स्टडी इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हाउथॉर्न स्टडी जो कि एल्टोन मायो ने की थी वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग गिव द फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सारी इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंट थ्योरीज इस पेपर में आई हुई हैं। तो फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी कौन सी है, हेक्सचर्स-ओहलिम। हेक्सचर्स-ओहलिम थ्योरी, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किसने दी है, हेक्सचर-ओहलिम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 80. On joining IMF, each member is assigned a quota in special drawing right corresponding to its. Each members assigned, point to be noted. हर एक मेंबर को कोटा किस बेस पे दिया जाता है,
उसकी जो वर्ल्ड में जो पोजीशन होती है उसके बेस पे दिया जाता है, रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो कैन बी क्लासिफाइड इनटू। कैश फ्लो को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में डिवाइड करते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, a concept that business enterprises will not be liquidated or sold out in the near future is known as। में बिजनेस को नियर फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं किया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, तो वो कौन सा कंसेप्ट है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। टू की एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आर, इन्वेस्टमेंट के दो की एस्पेक्ट कौन से हैं? टाइम एंड रिस्क। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो शोज रिलेशन बिटवीन। पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, यानी कि किसमें रिलेशन दिखाता है? कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूडेड द राइट ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? Right to presented, right to safety, right to hire, right to choose. These three are the right given by Consumer Protection Act 1986. Right to presented is not the right. Option number 1 is the right answer. Moving on the next question, question number 86. A bank reconciliation statement is prepared to know the causes for difference between. BRS क्यों बनाया जाता है? BRS कैश बुक के बैंक कॉलम में और पासबुक के जो बैलेंस होता है उसको मैच करने के लिए बनाया जाता है, यानी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज डेबिटेड टू। जब शेयर फॉरफिटेड किए जाते हैं तो शेयर अकाउंट को कॉल्ड अप कैपिटल से डेबिट किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इनमें से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? अंडरस्टैंडेबिलिटी है, रिलेवेंस है, रिलायबिलिटी है, कौन सा कैरेक्टर नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 प्रोफिशिएंसी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, ए पार्टनरशिप कम इनटू द एग्जिस्टेंस ओनली some agreement between the partner, such an agreement can be। पार्टनरशिप तब फोर्स में आती है जब पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट कैसा होता है? वो एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि जो डेब्ट सिक्योरिटीज है उनके ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए इनफ प्रॉफिट है या नहीं है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19(1), द शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन अंडर। शेयर प्रीमियम अकाउंट को कहाँ दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ स्टॉक इन बीएससी सेंसेक्स इज। बीएससी सेंसेक्स में कितने स्टॉक हैं? 30। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट और ओन कॉस्ट। इनमें से कौन सी ओवरहेड कॉस्ट या ओन कॉस्ट है? वो कॉस्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:5. They admitted C for 1/4 share in the future profit. New profit sharing ratio is। न्यू प्रॉफिट रेशिंग निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, ओल्ड पार्टनर में रिमेनिंग रेशियो को डिवाइड कर देते हैं। रिमेनिंग क्या आ रहा है? 1/4 है तो रिमेनिंग आ गया 3/4। रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है, तो क्या आ गया? ये आपका
3 2 जा 6, 5 3 जा 15 और इसको इक्वेट करने के लिए 7, 6:15:7, 6:15:7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. Moving on the next question, question number 95. The balance sheet of not for profit organization or NPO does not contain. NPO में क्या नहीं होता है? NPO में ओनर्स इक्विटी नहीं होती है. ओपनिंग कैपिटल निकाल के उसी में सारी एडजस्टमेंट की जाती है. 96. A method of accounting that attempts to take account of the fact that monetary units does not have constant value because of the effect of inflation. जो भाई मॉनेटरी यूनिट्स है उनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है इन्फ्लेशन की वजह से. ये कौन बताता है आपको? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. Statement of financial position produced from incomplete accounting record is known as. Incomplete accounting record के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको क्या कहती हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. आज 100 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और एक साथ आप लोग भी नहीं देख पाएंगे. Question number 98. The value of human resource is the function of average salary of the employee, their average employment tenure in the organization. This is the essence of. यानी कि average salary लेनी है और average tenure लेना है. ये क्या है? Aggregate payment model. Option number 1 is the right answer. Question number 99. To test the long-term solvency of a company, which one of the following ratio is used? Long-term solvency के लिए किसको यूज करते हैं? Debt equity ratio. Option number 4 is the right answer. Moving on the next question, question number 100, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है. Which of the following is not shown in the company's balance sheet? इनमें से कंपनीज बैलेंस शीट में किसको नहीं दिखाते? ऑथराइज कैपिटल को भी शो करते हैं, सब्सक्राइब को भी करते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप को भी करते हैं, किसको नहीं करते? रिजर्व कैपिटल. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. तो दोस्तों पीजीटी कॉमर्स फीमेल 2018 के ये 100 क्वेश्चन थे. रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे. सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.